स्टार्टिंग के 5 मिनट्स जो है वो आप सभी के लिए है। याद रखिए आपकी फैमिली में या आसपास अगर कोई स्टूडेंट 9, 10, 11, 12 क्लास में है या फिर आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, सो दिस चैनल इज वेरी सपोर्टिंग फॉर हिम। सब्सक्राइब जरूर करा देना, बहुत सारे वीडियोस फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स की, और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 की। किसमें? फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है बेटा? द नेम ऑफ द यूनिट नंबर 1 इज व्हाट? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अच्छा, बात आती है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज व्हाट? क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक? तो ध्यान से सुनिए, किसी भी यूनिट का जब नाम रखा जाता है तो कुछ मोटिव होता है, ठीक है ना, उसका कोई लॉजिक होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना बेटा, उसका लॉजिक क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बना है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन से 2 वर्ड्स? लाइक फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड वन इज स्टैटिक्स, ठीक है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 वर्ड से। कौन से? इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो यहां पर है वो किसको रिफर कर रहा है? चार्ज को। इलेक्ट्रो किसको रिफर कर रहा है? चार्ज को। और स्टैटिक जो है वो किसको रिफर कर रहा है? रेस्ट को। स्टैटिक मींस व्हाट? दैट इज रेस्ट कंडीशन। सो इट मींस माय डियर, इलेक्ट्रोस्टैट का मीनिंग क्या निकला? तो मीनिंग निकला कि द स्टडी ऑफ चार्ज एट द रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। यूनिट का नाम आपको क्लियर है? आपसे अगर कोई पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट यूनिट नेम, व्हाट मींस? सो मींस इज व्हाट? दैट इलेक्ट्रोस्टैट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट द रेस्ट पोजीशन। ये चार्ज क्या है, इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। याद रखिए बेटा, वीडियो जब आप देख रहे हैं तो उस समय प्रॉपर तरीके से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेन अपने पास रखिए, डिस्टर्बेंस ना हो आपके आसपास, ठीक है। चलिए, तो हमने सीखा कि चार्ज को रेस्ट पे स्टडी करेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैट है। अच्छा, जैसे ही चार्ज मोशन करेगा ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा ना, हम अगली यूनिट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इस यूनिट के अंदर एनसीईआरटी में 2 चैप्टर्स हैं हमारे, ठीक है। कितने चैप्टर्स हैं? 2। कौन कौन से? फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकंड वन इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है बेटा। 2 चैप्टर्स हमारे किसमें इंक्लूड हैं? इस यूनिट के अंदर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। नाम आपको समझ में आया? दिस इज अवर चैप्टर नंबर 1, ओके। अब बात आती है कि सर हम इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट का मीनिंग जो है वो बेसिकली है कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो सर बेसिकली यहां पर हमें ये बता दीजिए कि ये चार्ज है क्या? व्हाट इज चार्ज? सो माय डियर, चार्ज बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से बाहुबली मूवी के अंदर प्रभास है, दबंग मूवी के अंदर सलमान है, और एवेंजर मूवी के अंदर आयरन मैन है। इनके बिना मूवी का मतलब नहीं है ना। बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैट पूरी मूवी जो है ना, उसका हीरो कौन है? हमारा चार्ज। कौन है? चार्ज। तो हम अब थोड़ा सा क्या करेंगे, चार्ज के बारे में समझेंगे, और उसके बाद चार्ज में हमसे अगर पूछा जाता तो डेफिनेशन क्या लिखनी है वो भी अभी आपको नेक्स्ट पेज पर मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब बात आती है सर चार्ज होता क्या है? तो देखिए, चार्ज इज व्हाट? चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है बेटा? चार्ज है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट की जाने वाली क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, ओके। तो मतलब ये बात क्लियर है कि चार्ज को हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब और मैटर, एवरी मैटर। अब एवरी मैटर की जब बात आती है तो आप मुझे बताइए, क्या हर मैटर के अंदर एटम है? बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे और सारी बातें आपको समझ में आएंगी, डेफिनेटली 100%, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या एवरी मैटर कंटेन द एटम ना। और एटम जो होता है उसके अंदर आपको पता है क्या क्या होता है? क्या एटम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट्स में, सेंटर में न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मेरी बात आप समझे? वेरी गुड। अब मुझे आप ये बताइए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं? हाँ, आपको पता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा सा उसको और डीपली समझ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हर बॉडी के अंदर एटम है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हर बॉडी के पास है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज।
और न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रल। बात समझे? तो मतलब बेटा मेरी बात को समझिए, जो मैंने अभी सेंटेंस बोला था ना कि हमारे पास चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका मतलब ये है कि हर मैटर के पास चार्ज है। व्हाई? बिकॉज एवरी मैटर हैज द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब बात आती है कि आप पूछ किस तरीके से रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे बताइए क्या इस बॉडी के पास, जिसके पास ये स्ट्रक्चर, जिसका एटम है, इस बॉडी के पास क्या नेगेटिव चार्ज है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल है। अगर पूछा गया क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल है। तो बॉडी के अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब बात आती है कि अगर ओवरऑल चार्ज की मैं बात करूं तो बेटा जितना पॉजिटिव है अगर उतना नेगेटिव है ना, तो उस बॉडी को बोला जाता है न्यूट्रल बॉडी। क्या बोला जाता है? न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी का कांसेप्ट आप समझे। चलिए मैं इसको और एक तरह से आपको यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है? तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिस बॉडी के पास हमारे पास यहां पर मान लीजिए हमारे पास 10 प्रोटॉन्स हैं और ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, मुझे बताइए जितना पॉजिटिव है उतना ही अगर नेगेटिव है तो क्या नेट चार्ज 0 होगा? और जब नेट चार्ज 0 होता है ना, तो बताइए क्या होगी? वो बॉडी न्यूट्रल होती है। ओके, कैसी होती है? न्यूट्रल, क्योंकि नेट चार्ज तो 0 है। तो यहां पर नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज इज 0। और नेट चार्ज जब 0 हुआ तो बॉडी क्या हो गई? न्यूट्रल। ठीक है, डन? यहां तक अच्छी तरह से न्यूट्रल का कांसेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक और बॉडी है जिसके पास 10 प्रोटॉन्स हैं, राइट, और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अभी हमारे पास ये कैसी है? न्यूट्रल है। ठीक, अच्छा, एक और बॉडी है जिसके पास यहां पर 9 प्रोटॉन्स हैं और 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, ये कैसी है बच्चों? ये हमारे पास कैसी है? ये भी न्यूट्रल बॉडी है। तो सर ये तो हमने न्यूट्रल का कांसेप्ट समझा था, राइट? अब सर यहां हम क्या समझना चाह रहे हैं? दोनों बॉडीज भी न्यूट्रल है। तो मुझे आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए हमारे पास इस बॉडी ने क्या किया, इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया। ध्यान से समझिए, इस बॉडी ने क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दिया। किसको दे दिए? इस बॉडी को। जब इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इसके पास कितने बचे बताइए? तो -2 हो जाएगा ना, तो कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जब इस बॉडी के पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे तो बताइए यहां पावरफुल कौन है? यहां बाहुबली कौन है? हमारे पास प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे आप बताइए कि जब यहां पर पॉजिटिव ज्यादा है तो इस पर नेट इफेक्ट किसका निकल के आएगा? पॉजिटिव का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सर कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। सो दिस बॉडी बिकम पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई आपको? बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे बनी वो कांसेप्ट समझ में आया? क्या हुआ? स्टार्टिंग में दोनों न्यूट्रल थी। अब क्या हुआ कि जैसे ही इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करने पर क्या हुआ? यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम होने से प्रोटॉन बढ़ गए, तो ये बॉडी बन गई पॉजिटिवली चार्ज। अब इधर देखो, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया ना बच्चों, बताइए उसके पास कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए यहां पावरफुल कौन है? तो सर यहां पावरफुल तो इलेक्ट्रॉन है सर, यहां तो बाहुबली हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो दिस बॉडी बिकम व्हाट? नेगेटिवली चार्ज। बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से? वेरी गुड। सो माय डियर, कब बॉडी न्यूट्रल होगी? राइट, कब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी? अगर दो बॉडी न्यूट्रल है, एक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो वो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब कमी। ओके, जिसने गेन किया वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? न्यूट्रल का, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का। ठीक है, इसके अलावा हमें और क्या क्या मिलेगा सर आने वाले टाइम में फिजिक्स के अंदर? सो माय डियर, आने वाले टाइम में हम जब सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है, जब यूनिट चेंज हो जाएगी तो वहां हम पढ़ेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूव हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स का मूव हमारे पास हो रहा है तो मुझे आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन है? इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो बेसिकली चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मूव करता है तो करंट डेवलप होती है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करती है? करंट। ये सब आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे।
अभी मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं माय डियर कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन की बात हुई तो हम समझ जाएंगे सर वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन की बात होती है सर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन जा रहा है हम समझ गए नेगेटिव चार्ज जा रहा है, प्रोटॉन जा रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। किसी बॉडी की जब हम बात कर रहे हैं तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल ने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी और अगर गेन कर दिया तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगी। ओके, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ चार्ज। डेफिनेशन में हमें क्या लिखना है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। रुक जाइए, अभी आप इसको नोट ना करें, ठीक है। अगली जब हम बात करेंगे इसके बाद वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें आप उसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अच्छा, यहां पर हम चार्ज को तो हमने डिस्कस कर लिया कि सर इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कैलकुलेट कर पाएंगे। अब बात आती है कि जैसे एक मास जो होता है ना डियर, मास के आसपास जो फील्ड होता है क्या उस फील्ड का नाम ग्रेविटेशनल फील्ड होता है? अलग आइए, चार्ज का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, अब बॉडी पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव, ये सब हो गया। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं जो अभी काम आएगा इस चैप्टर में आगे। नया कॉन्सेप्ट क्या है? फील्ड का। फील्ड का कैसे? जैसे मास जो है उसके आसपास का फील्ड जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, बिल्कुल उसी तरह से एक मैग्नेट के आसपास का जो फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से हर चार्ज जो होता है ना डियर वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब याद रखिएगा इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन से फील्ड की बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो चार्ज पार्टिकल होता है, जो चार्ज बॉडी होती है वो अपने आसपास किसको प्रोड्यूस करती है? किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब आप अगर 12th क्लास पढ़ रहे हैं डियर तो आपको ये बात अच्छी तरह से माइंड में सेव हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जब फील्ड की बात आती है ना तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उसको समझिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं बेटा मेरे पास जब चार्ज जो है वो रेस्ट में है, ध्यान से सुनिएगा, जब चार्ज को क्यू से डिनोट कर रहे हैं हम लोग और वो रेस्ट में है। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है ना, मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि चार्ज जब वो मूव करता है ना तो करंट डेवलप होती है। और हमारी जो यूनिट है ना उसका मीनिंग है चार्ज को स्टडी करना है रेस्ट में। ओके, तो हमारा चार्ज अगर रेस्ट में है तो करंट डेवलप नहीं होगी, तो रेस्ट में है तो यहां एक फील्ड होगा जिस फील्ड का नाम हमने सुन लिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द फील्ड? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात कंप्लीट? ओके, तो चार्ज जब रेस्ट में है तो केवल कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है कि चार्ज जो है जब मोशन करता है, मुझे आप बताइए कि 10th क्लास में आपने, मैं तो मान के चलता हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, पर एक बात आपको जरूर याद होगी बेटा, दिस। ऐसा किया था आपने 10th क्लास में कभी? आपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा था और फिंगर्स को घुमाया था। अच्छा, पता है थंब की को रखते हैं करंट की डायरेक्शन में और फिंगर को जब घुमाते हैं ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताता है। मतलब कि जहां कहीं पर करंट का फ्लो होता है वहीं आसपास क्या डेवलप हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं चार्ज को मोशन में कर दूं और मोशन में करने पर जो उसकी वेलोसिटी है या स्पीड है वो अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मोशन समझ गए ना आप? मतलब मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 30 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। अगर कांस्टेंट मोशन है तो हमें पता है चार्ज के मोशन करने से क्या डेवलप होगी? करंट डेवलप होगी, और करंट से और कौन सा फील्ड डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब जब चार्ज मोशन करेगा, हम आगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए केवल इलेक्ट्रिक फील्ड काम आएगा, लेकिन आपको बताया जा रहा है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चार्ज जब हमारा कांस्टेंट मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा उसके पास है ही, वो तो रहेगा परमानेंट, साथ में और कौन सा फील्ड आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, राइट। तो हमने सीखा कि चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मोशन कर रहा है, मोशन भी कौन सा? कांस्टेंट मोशन, तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड होगा। तीसरा क्या बता रहा है? तीसरा हमें ये बता रहा है कि अगर ये जो चार्ज है ना वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, मतलब v कांस्टेंट नहीं है।
v कांस्टेंट नहीं है, मतलब आप समझ गए ना, वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, रेगुलर एक्सेलरेट कर रहा है वो। जब चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, भाई एक्सेलरेट कर रहा है मतलब तो मोशन हो ही रहा है ना, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, प्लस मोशन है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, प्लस तीसरी ऐसी क्या चीज आएगी सर जो हमने इसको एक्स्ट्रा पढ़ा है। सो माय डियर, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है ना तो वहां एक तीसरी क्वांटिटी और नई डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? क्या अच्छी तरह से दोबारा फाइनली सुन लीजिए। चार्ज अगर रेस्ट में है, केवल कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर कांस्टेंट मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में होगा। इसके अलावा जब एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो दोनों फील्ड तो होंगे, तीसरी एक नई और क्वांटिटी आ जाएगी जिसका नाम होगा वेव, डेवलप हो जाएगी माय डियर। वेव, कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, इस नाम का पूरा चैप्टर है हमारे, पूरा चैप्टर, केवल नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम से पूरा चैप्टर है, तो वहां हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पर वहां मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द रीजन ऑफ क्रिएट ऑफ जनरेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपका आंसर होगा डियर सर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ही क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये बातें एडिशनल है, हमारे इस चैप्टर के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट काम का है? ये वाला, ये वाला या ये वाला? केवल ये वाला। व्हाई? बिकॉज चार्ज जो है वो तो रेस्ट में है, ठीक है। तो ये एडिशनल नॉलेज थी जो मुझे पता है आपको समझ में आ गई। ओके, तो हमने बॉडी की बात कर ली, चार्ज बॉडी, चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कस किया। जब हम आगे जाएंगे सर्किट पढ़ेंगे तो करंट फ्लो होगा, तो वहां भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो वो भी तो चार्ज पार्टिकल ही है। तो मतलब बेसिकली चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब बात आती है कि सर डेफिनेशन में हम क्या लिखें? इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट? सो देखिए, तो डेफिनेशन भी यहां पर है। मैंने आपको बोला है नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सारे वीडियोस ध्यान से देखिएगा बेटा। आपका कॉन्सेप्ट ये मान के चलिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो, अगर आपने पूरा वीडियो देखा और सारे वीडियो देखे। ओके, चलिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हमने की थी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन कैप्ट इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको तो आप समझ ही गए, इट इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे, चार्ज की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी देखेंगे हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक, वो भी आएगा। तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर कोई पार्टिकल है और वो किसी फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल है और किसी फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, कहां? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब कहीं पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो वो क्या करेगा? एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स को अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल है। अगर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है मतलब वो चार्ज नहीं है, और फोर्स को अगर एक्सपीरियंस करता है तो वो चार्ज पार्टिकल है। आप सिंपली ये कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे अपने आप सीख जाएंगे। आप अभी के लिए केवल ये याद रख सकते हैं कि चार्ज इज व्हाट? चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके बेटा, डन। आगे चलें। चलिए, तो अब इसमें हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे इस पूरी बाहुबली मूवी का ना प्रभास हीरो है ना, तो यहां प्रभास हमारा कौन है? चार्ज। ओके, तो चार्ज की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर्टीज भी तो पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है ना, दैट प्रॉपर्टी इज व्हाट? दैट प्रॉपर्टी इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कितने टाइप ऑफ चार्जेस हैं? टू टाइप्स, बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारे पास टू टाइप ऑफ चार्जेस होंगे। कौन कौन से बताइए? एक होगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज। भाई या तो बॉडी पॉजिटिव होगी, ठीक है, या फिर बॉडी क्या होगी? या तो बॉडी नेगेटिव होगी। मेरी बात समझ में आ गई? या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो कितने टाइप ऑफ चार्ज हुए? दो टाइप, ठीक है। न्यूट्रल तो चार्ज नहीं है ना बेटा, वो तो अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में समझ ली, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है?
सेकंड प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी है जैसे आपने मैग्नेट में पढ़ी है, सेम पोल रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, राइट? सेम पोल क्या करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं यहां पर बना दूं मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, क्या आप बता सकते हैं दोनों के बीच में क्या होगा? क्या दोनों के बीच में मेरे पास रिपल्शन होगा? क्या बताइए, क्या दोनों के बीच में रिपल्शन होगा? बिल्कुल सही जवाब, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है। अच्छा, उसकी जगह अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, बताइए इनके बीच में क्या होगा? तो इनके बीच में मेरे पास अट्रैक्शन होगा। शाबाश, बिल्कुल अट्रैक्शन ही होगा। ओके डियर, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है कि सर सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और ध्यान से समझें तो देखिए बेटा, अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, प्रॉपर्टी तो हमने याद कर ली, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि मान लीजिए दो चार्ज है सेम, रिपेल कर रहे हैं और अपोजिट है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, दो चार्जेस के बीच में ये अट्रैक्शन और रिपल्शन जो हो रहा है, इसका मतलब इनके बीच में फिजिक्स की एक ऐसी क्वांटिटी काम कर रही है जो ऐसा करती है, और दैट इज फोर्स। अरे फोर्स ही तो है जिसकी वजह से कोई किसी को खींच पाता है या फिर धक्का दे पाता है, तो फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो मतलब बेटा कि ऐसा जो हो रहा है ना, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है फोर्स। और जो फोर्स है उसके बारे में हमें डिस्कस किया किसने? कूलॉम साइंटिस्ट ने, जिसको हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ। और वहां से हमें यह पता चलेगा कि दो चार्जेस अगर होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, तो वहां हम फोर्स को भी कैलकुलेट कर लेंगे। अभी के लिए केवल हमें क्या पता होना चाहिए कि सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। डन, दोनों प्रॉपर्टी कंप्लीट है। आगे चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो हमें क्या बताती है? ध्यान से समझिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमें बताती है कि द बेस चार्ज, बेस चार्ज मतलब आप समझते हैं, बेस चार्ज या फिर आप फंडामेंटल चार्ज भी बोल सकते हो, किसको माना गया है? देखिए बात समझिएगा, देखिए किसी भी बिल्डिंग का जो बेस है वो इंपॉर्टेंट है ना माय डियर। अरे बेस से तो शुरुआत होगी ना, तो किसी भी बॉडी पर ना चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किसी एक पार्टिकल पर चार्ज की वैल्यू को फिक्स माना गया, उसको रेफरेंस लेकर चार्जेस की कैलकुलेशन की गई। सो दैट बेस चार्ज और फंडामेंटल चार्ज किसको माना गया है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या माना गया है माय डियर? बेस चार्ज माना गया है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो बेस चार्ज किसको माना है हम लोगों ने? बेस चार्ज हमने माना है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात आती है कि सर हमने बेस अगर इसको माना है तो इसका मतलब ये रेफरेंस रहेगा, इसके रेफरेंस मानकर हम कैलकुलेशंस करेंगे। बिल्कुल सही। तो सर इस बेस जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, सर इसकी वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल माय डियर, तो बिल्कुल हमें पता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, उसकी वैल्यू जो है दैट इज व्हाट? दैट विल बी द 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दैट इज व्हाट? दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन अ वन इलेक्ट्रॉन, जो आज के बाद आपको याद होनी चाहिए, जो याद हो जाएगी। वीडियो प्रॉपर तरीके से देखेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एक तो पता चला खाना खा रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, नहीं यार मजा नहीं आएगा भाई, टाइम भी वेस्ट होगा इससे। आप सिंपली देखिए, पढ़ने वाला स्टूडेंट पूरा वीडियो देखेगा, और जो पूरा वीडियो देख रहा है वो रफली ना देखे, है ना? ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी बैठे हैं, ठीक है, और वीडियो देख रहे हैं। वीडियो चाहे आप आधा घंटा देखें, चाहे 20 मिनट देखें, कॉपी पेन प्रॉपर रखें और उसके बाद आप वीडियो को देखें और सारी चीजें नोट करते जाएं, ठीक है। जैसे लग रहा है आपको तो स्क्रीनशॉट लिया और उसको कॉपी कर लिया, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको क्या बोला कि थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमें बताती है कि बेस चार्ज किसको माना गया है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। And coulomb is what? Coulomb is the SI unit of charge। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने लिखा है 10 kg, इसका मतलब आप समझ गए कि मैं मास की बात कर रहा हूं।
अगर मैंने लिखा 10 सेकंड, मतलब आप समझ गए कि मैं टाइम की बात कर रहा हूं। इसी तरह से अगर मैंने कहीं पर लिख दिया ना बेटा 10 कूलम, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं चार्ज की बात कर रहा हूं। सो कूलम इज व्हाट? कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, अच्छा एक बात और समझिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो चार्ज है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, उसका नेचर कैसा होता है डियर? नेचर होता है नेगेटिव। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है? नेगेटिव है। वैल्यू कितनी है? 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चलिए अब यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट हमारे पास कितनी है माय डियर? दो तरह की हमारे पास यूनिट है। कौन कौन सी? एक है एसआई यूनिट और एक है हमारे पास सीजीएस यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट तो हमने समझ लिया कि सर कूलम, और सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो सीजीएस यूनिट जो है इस तरह से आपको स्टेट कूलम भी बोला जा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोला जा सकता है, ईएसयू इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जा सकता है, और फ्रैंकलिन भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये तीनों कौन सी है? सीजीएस यूनिट ही है। ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा यूनिट तो फिक्स है कूलम। ठीक है, अब जो सीजीएस यूनिट है ना बेटा, वो क्या क्या नाम आ सकता है? क्वेश्चन में कभी आप कंफ्यूज ना हो। अगर कहीं स्टेट कूलम लिखा हुआ है तो भी आप समझ जाएंगे सीजीएस यूनिट है चार्ज की। कहीं पर ईएसयू लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, आप समझ जाएंगे सीजीएस यूनिट है। और कहीं फ्रैंकलिन लिखा हुआ है तो भी आप समझ जाएंगे ये सीजीएस यूनिट है। साइंटिस्ट के बेसिस पर यूनिट दी गई है। ठीक है, तो आपको तीनों याद होनी चाहिए। अब एडिशनल जो चीज आपको याद होनी चाहिए वो क्या है? वो है इनका रिलेशन। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है ऑलरेडी एक बार, कि क्वेश्चन क्या है वो मैं भी आपको कराता हूं। उससे पहले रिलेशन जो है ना माय डियर, एसआई यूनिट का और सीजीएस यूनिट का, वो क्या है वो आपको याद होना चाहिए। और वो रिलेशन है दैट इज 1 कूलम इक्वल्स टू 3 into 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। इस रिलेशन को अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वो रिलेशन है जो हो सकता है हर बच्चे को याद ना हो। देखिए बेसिक बातें हर बच्चा पढ़ता है, आप जब तक कुछ अलग नहीं पढ़ते ना तब तक आप अलग कैसे बनोगे यार? समझ गए आप बात? ठीक है, अच्छी तरह से चलिए। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर रिलेशन बिटवीन द कूलम एंड स्टेट कूलम। कूलम 1 कूलम इक्वल्स टू 3 into 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। अच्छा याद रखना आसान है, कैसे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है कितनी होती है? दैट इज c। c इक्वल्स टू होता है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और एक 10 उसमें और ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? 3 into 10 की पावर 9। याद रखने का तरीका बताया भाई, अलग अलग है दोनों। ठीक है, स्पीड है। ठीक है, रिलेशन आपको याद हो गया ना? रिलेशन याद हो गया। अच्छा मुझे बताइए चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना? 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। शाबाश। रिलेशन 1 कूलम इक्वल्स टू 3 into 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखिए। क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करने हैं किसके अंदर? किसमें? 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए पहले। तो मुझे आप ये बताइए सबसे पहले कि अगर मैं बोलूं कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास चार्ज कितना होता है डियर? दैट इज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। यही होता है। वेरी गुड, याद हो गया यार आप लोगों को। ठीक है, अच्छा हमें पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे घुमा के लिख सकता हूं? 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम जो है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा इतने कूलम में एक इलेक्ट्रॉन, बचपन वाला आ गया वापस से कॉन्सेप्ट कि अगर 10 पेन का चार्ज है 100 तो 1 पेन का कितना होगा? 100/10। यही होता है ना? समझ रहे हो आप मेरी बात? भाई 10 पेन का चार्ज अगर 100 है तो 1 पेन का कितना होगा? 100/10। तो बिल्कुल वैसे के वैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं कि अगर इतने कूलम चार्ज जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 कूलम चार्ज जो है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो क्या 1/1.6 into 10 की पावर -19 होगा इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे क्योंकि ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो सॉल्व करेंगे तो अच्छा इससे जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड है, आपको याद भी रहना चाहिए और नहीं रहा ना कोई बात नहीं।
परेशान नहीं होना, आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। सॉल्व किया 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस 19 हो गया अपॉन 1.6, राइट। यहां से पॉइंट हटा, पॉइंट हटेगा तो एक 10 आ जाएगा यहां पर, ये आ गया 10, तो यहां पर बना हमारे पास 10 इनटू, अच्छा 10 की पावर 19 से ना एक 10 ले लो, ठीक है, इजी हो जाएगा। और एक 10 जैसे ही आप लोगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 10 की पावर 18 और नीचे बन जाएगा 16। जैसे ही आप डिवाइड करोगे ना माय डियर, आंसर अप्रॉक्स आ जाएगा 6.24 इनटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्या आंसर कंप्लीट है? कैलकुलेशन है, आपको आई होप आपको कैलकुलेशन आ गई होगी, ठीक है। और हमारे पास आंसर कौन सा होगा? दैट आंसर इज सी, 6.24 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। डन माय डियर। तो क्या आपने एक कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए अच्छी तरह से? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? वन स्टेट कूलम्ब इज इक्वल टू कूलम्ब। तो बताइए, वन स्टेट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो बताइए वन स्टेट कूलम्ब में कितने कूलम्ब होंगे? अब इसके लिए आपको रिलेशन आना चाहिए। क्या रिलेशन हमारा है? 1 कूलम्ब इक्वल्स टू होता है 3 into 10 की पावर 9 स्टेट कूलम्ब। क्या यही हमने सीखा है? क्या ये हमने सीखा है? बिल्कुल सीखा है। अच्छा, इसको मैं अगर घुमा के लिखूं तो दैट इज 3 into 10 की पावर 9 स्टेट कूलम्ब इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज 1 कूलम्ब। लिख सकते हैं ना यार? हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 1 स्टेट कूलम्ब में कितने कूलम्ब होंगे, तो इतने स्टेट कूलम्ब में 1 कूलम्ब। सो 1 स्टेट कूलम्ब में कितने बताइए? सो 1 स्टेट, इतने स्टेट कूलम्ब में 1 कूलम्ब, तो 1 स्टेट कूलम्ब में कितना? तो दिस बाय दिस, तो क्या आ जाएगा? दैट इज 1/3 into 10 की पावर 9 कूलम्ब। क्या मेरी बात कंप्लीट है? आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेन सिखाना था, वो सारी बातें आप समझ गए हो। क्या मेरी बात यहां तक अच्छी तरह से आ गई आपको? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। रिलेशन पर बेस्ड था ये क्वेश्चन। रिलेशन हमें अगर पता है तो आराम से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। और याद रखिए बेटा, कब कहां कितनी छोटी जगह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, कोई नहीं कह सकता, ठीक है। तो हम सारी बातें लेके चलेंगे। इसके अलावा एक बात और कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है ये किसने फाइंड किया था? ये मिलिकन साइंटिस्ट थे। कौन थे? मिलिकन। तो मिलिकन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या निकाली थी? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू। बात समझे आप? तो इसको भी आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा स्टार वन डाल के। तो बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? ओके, चलिए। तो हमने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की, उसके कुछ 2 क्वेश्चन किए। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जब हम चलते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। देखिए, जैसे ही इस प्रॉपर्टी की बात आती है हमें क्या करना है? तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज को समझने से पहले ये समझिए कि हमारे पास कोई भी जो क्वांटिटी है वो 2 टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर मतलब क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर मतलब क्या होता है? जिनके पास डायरेक्शन भी है और वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। मान लीजिए मैंने लिखा कि मेरा मास है मान लीजिए 80 kg, तो 80 क्या है? 80 है मैग्नीट्यूड किसका? मास का। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है बेटा? डिजिट होती है। ओके, तो मेरे पास 2 तरह की क्वांटिटी, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर के पास क्या होता है? केवल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर्स जो होते हैं उनके पास डायरेक्शन भी होती है और वैल्यू भी होती है। जैसे किसी बॉडी पर 10 न्यूटन का अगर फोर्स लगा तो उसकी कोई डायरेक्शन होगी, और 10 न्यूटन मतलब वैल्यू भी है, ठीक है। यहां मैं बात करूं कि मान लीजिए मेरा मास जो है वो 80 kg है, तो 80 मतलब मैग्नीट्यूड तो है लेकिन मास की कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके, तो हमारे पास जैसे फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की है ना, बिल्कुल उसी तरह से चार्ज को किस कैटेगरी में रखा गया है? सो चार्ज जो होता है डियर वो होता है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं होता है। चार्ज की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, जहां आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे वो मूव कर जाएगा, मतलब चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटीज जो होती है ना
स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, अगर कहीं पर मतलब अगर हमें मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस है, कहीं पर हमें नेट चार्ज बताना है तो नॉर्मल अलजेब्रिक सम कर दिया करते हैं, नॉर्मल सम करना है। वेक्टर वाले क्वांटिटीज को सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता है, दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर है, मान लीजिए दिस इज ए वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट निकाला जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द वेक्टर मेथड जिससे हम नेट निकालते हैं। लेकिन चार्जेस स्केलर है तो यहां पर नेट चार्ज जैसी कोई बात नहीं होगी, तो यहां पर हम सिंपली क्या करने वाले हैं, अलजेब्रिक सम करने वाले हैं। ओके चलिए, तो इसको भी मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सर हमें लिखना क्या है, तो लिखने की सारी चीजें आपके पास है, स्क्रीनशॉट आपको लेते रहना है और कॉपी करते रहना है, प्रॉपर नोट्स बनेंगे। ठीक है चलिए, तो क्या है, द एंटायर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम, ध्यान से देखिए क्या बोला हुआ है, द एंटायर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस लोकेटेड इन द सिस्टम। ठीक है, मतलब कहीं पर भी अगर सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं तो आप नेट चार्ज निकालने के लिए क्या कर दो, सबका अलजेब्रिक सम कर दो। ओके, तो अब यहां पर एग्जांपल एक तो ऑलरेडी इसके अंदर दिया हुआ है, ये एग्जांपल हमें क्या बोल रहा है, देख लीजिए। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास +2 कूलम चार्ज है और -5 कूलम चार्ज है। क्या आप बता सकते हैं नेट चार्ज कितना होगा, क्या बता सकते हैं मुझे नेट चार्ज कितना होगा, बताइए। तो नेट चार्ज मेरे पास कितना होगा डियर, तो नेट चार्ज के लिए मैं क्या कर दूं, दैट इज +2 कूलम, दैट इज -5 कूलम, कितना बचा डियर, तो दैट इज -3 कूलम, -3 ये लो, सिंपल अलजेब्रिक। ओके, ज्यादा वेक्टर वेक्टर वाला दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना, बर्बाद हो जाओगे, पगला जाओगे, वो भी हम सीखेंगे और आपको आएगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है चलिए, तो समझ गए आप, तो कहीं पर चार्जेस दिए हुए बॉडी में तो आप सिंपली अलजेब्रिक सम कर दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो, नेट चार्ज निकाल लो। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट आपको क्लियर हो गया जो इसी के अंदर दिया हुआ है। सेकंड एग्जांपल यहां पर देखिए, तो एग्जांपल नंबर सेकंड में हम क्या कर रहे हैं डियर, एग्जांपल नंबर सेकंड में मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर मान लीजिए यहां पर हमारे पास है दिस इज +2 कूलम, यहां पर है +2 कूलम और यहां पर है -1 कूलम। ओके, अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो बताइए नेट चार्ज के लिए क्या कर दें, तो सर नेट चार्ज के लिए तो मैं सिंपल +2 -1 कितना हो जाएगा, दैट इज +3 कूलम। ये लो, अरे सिंपल ना, आगे आप लोगों को परेशानी तो नहीं हुई ना, सिंपल यार, मैथमेटिक्स है। ठीक है डन, तो ये एग्जांपल क्लियर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का कांसेप्ट हमने समझ लिया। आगे चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, कंजर्वेशन जब वर्ड आता है ना, तो ये कंजर्वेशन वर्ड हमने कहां सुना है, देखिए कंजर्वेशन वर्ड हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना है, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सुना है, और अब हम 12th क्लास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की भी बात करेंगे। समझ गए आप, तो चार्ज भी किसी सिस्टम के लिए, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। कंजर्व मतलब क्या होता है, जितना पहले उतना बाद में अगर कुछ है तो वो कंजर्व है। बात समझ गए ना, ठीक है। दिवाली से पहले अगर 1 kg मिठाई लाए, दिवाली के बाद भी अगर 1 kg रह गई तो मतलब वो मिठाई, वो स्वीट क्या हो गई, कंजर्व हो गई, जो कि रहती नहीं है। ठीक है चलिए, तो बात यहां पर हम समझ लेते हैं एग्जांपल से। ठीक है, अच्छा पहले लिखना क्या है, ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ क्लोज्ड सिस्टम, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स द सेम। ओके बेटा, जनरेट करेंगे ना हम डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पूरे सिस्टम के लिए जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, जितना पहला उतना बाद में। ठीक है चलिए, इसको हम दो तरह से यहां पर समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास एक सिस्टम है, सेम सिस्टम है दोनों। ठीक है, अब दोनों सिस्टम सेम है। अब देखिए ये एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इस बॉडी के पास मान लीजिए ये है +2 कूलम, ये है -1 कूलम और ये है हमारे पास मान लीजिए +3 कूलम। ठीक है, अच्छा अब क्या आप बता सकते हैं नेट चार्ज कितना है, अभी नेट चार्ज कितना है बताइए, दैट इज +3 +2 दैट इज +5 -1 दैट इज +4 कूलम। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या हमारे पास नेट चार्ज अभी +4 कूलम है। ओके,
अच्छा ये पूरा सिस्टम सेम है, दोनों सिस्टम सेम है। अच्छा क्या हुआ, ये तो बिफोर की कंडीशन है। आफ्टर दैट सिस्टम के साथ क्या हुआ, मान लीजिए यहां पर हमारे पास है 1 कूलम, यहां पर हमारे पास है दिस इज -2 कूलम, और हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से समझिएगा बेटा, सिस्टम सेम है, राइट। ये जो सिस्टम है ये भी पूरा वही सिस्टम है। पहले जो थी कंडीशन कुछ ऐसी थी, बाद में सिस्टम की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई और आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। अब बताइए क्या इस कॉन्सेप्ट के लिए हमें पता है कि सर सिस्टम अगर सेम है ना तो सर चार्ज तो कंजर्व है, और चार्ज अगर कंजर्व है सर तो पहला जितना नेट चार्ज था ना कितना +4 कूलम, सर डेफिनेटली अभी भी इसको सॉल्व करने के बाद ना कितना आना चाहिए, 4 कूलम आना चाहिए। बात समझ गए ना बेटा। तो अभी भी इसका जब सॉल्व करेंगे तो अलजेब्रिक सम किसके बराबर आना चाहिए, +4 कूलम के, क्योंकि सिस्टम तो चेंज हुआ ही नहीं, सिस्टम तो सेम है। समझ गए आप। बस कुछ ऐसा हुआ अंदर जिस वजह से क्या हुआ, अंदर के ये चार्जेस चेंज हो गए। तो नेट चार्ज क्या है सिस्टम का, अगर +4 कूलम है तो बाद में भी कितना रहेगा, +4 कूलम। x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो माय डियर, -2 + 1 दैट इज -1 + x = 4, राइट। x = कितना हो गया, दैट इज 4 + 1, तो दैट इज +5 कूलम। So my dear, what is the value of x? That value of x is +5 कूलम। क्या ये मेरा कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट है बहुत अच्छी तरह से। क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट समझे, ये तो था एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 को भी समझिए। एग्जांपल नंबर 2 जो है ना डियर, ये है डीके ऑफ यूरेनियम, ठीक है। डीके मतलब टूटना भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम जो है वो ब्रेक हुआ है मान लीजिए, तो हमारे पास यूरेनियम जब ब्रेक हुआ ना तो यहां पर हमें इसके आइसोटॉप के साथ और क्या मिला है, बताइए। इसके आइसोटॉप के साथ हमें और क्या मिला है, एक हीलियम एटम मिला है। तो मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि बेटा जब कोई रिएक्शन लिखी होती है ना तो उस रिएक्शन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर 92 है। अच्छा रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्या रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस आया, क्या जितना पहले इलेक्ट्रॉन थे क्या उतने बाद में रहेंगे क्या, तो देखते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन के बाद कितने हैं, 90 + 2, मतलब अभी भी कितने हैं, 92, ठीक है। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 92, अब भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 92। मतलब अभी जैसे हम अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को e से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो चार्ज फाइंड होता है, ठीक है। तो मतलब किसी भी रिएक्शन में बिफोर और आफ्टर चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अभी के लिए आप बस ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिफोर और आफ्टर सेम है बेटा, सो दैट मींस चार्ज इज कंजर्व, राइट। आप करते हैं ना केमिस्ट्री में, जब भी आप इक्वेशन लिखते हैं तो बैलेंसिंग करते हैं ना, तो बैलेंसिंग पता है ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको अप्लाई करना है, ओके। क्या ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई, वेरी गुड, ओके। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, ठीक है। बहुत आराम से हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, आप सभी को साथ में नोट करते चलिए। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्रॉपर्टी नंबर व्हाट, प्रॉपर्टी नंबर 6, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमें क्या बताता है, एंड प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है ना डियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज माय डियर कुछ क्वेश्चंस जो हैं सभी जगह, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी जगह पर इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब हम अभी लेने वाले हैं, ओके। सबसे पहले बात आती है कि सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अच्छा हमें करना क्या है। तो देखिए अभी तक हम बात कर पा रहे थे कि मान लीजिए हमारे पास एक टॉम है और एक जेरी, तो टॉम जेरी जानते हो ना, टॉम एंड जेरी देखा है ना शो, ठीक। तो टॉम और जेरी जो है हमारे पास, मान लीजिए टॉम ने, पहले दोनों न्यूट्रल हैं, टॉम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए जेरी को। अच्छा मुझे बताइए जब इलेक्ट्रॉन का लॉस किया टॉम ने, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने पर टॉम क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कम हो गए, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो टॉम बन गया पॉजिटिव चार्ज। और जेरी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो हम अभी तक ये तो समझ पा रहे थे कि सर अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो वो पॉजिटिव चार्ज बनती है और गेन करती है तो नेगेटिव चार्ज बनती है। अब हम ये सीखेंगे कि अगर कोई बॉडी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है
या नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। इज इट क्लियर? बात आपको समझ में आ गई। हमें अब करना क्या है, हमें बेसिकली ये देखना है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होनी है। और जब हमने स्टार्ट किया था ना चार्ज को, तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जब कैलकुलेट किया जा सकता है तो चलिए करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस q इक्वल्स टू प्लस माइनस ne। अब ये q इक्वल्स टू प्लस माइनस ne के अंदर ना देखिए प्लस साइन कब आता है, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है। ठीक है, अच्छा मैं यहां पर बना भी देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास जो अभी हमने बात की थी, ये हमारा टॉम और ये जेरी। ओके, अच्छा इलेक्ट्रॉन का लॉस किया टॉम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, अभी हम इसमें चार्ज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, यहां पर देखिए तो यहां पर प्लस साइन तो किस पर आता है बेटा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है। माइनस किस पर आता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का गेन करती है। अच्छा n क्या होगा, n होते हैं डियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, इन इंटीजर, फ्रैक्शनल नहीं होगा। ठीक है, कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है ना बेटा, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 जाएंगे, अब 3.5 जाएंगे क्या, नहीं ना, तो फ्रैक्शनल वैल्यू। अरे मैंने बोला कि हाफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छूटेगा क्या, नहीं ना भाई, तो 1 जाएगा 2 जाएगा। तो मतलब कैसी वैल्यू जनरली हम कहां पे लेंगे, n इक्वल्स टू क्या रहेगा, यहां पर इंटीजर वैल्यूज रहेगी। और e जो है ना डियर, वो क्या है, वो आपको पता है, e है बेस चार्ज। और बेस चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वैल्यू बताइए, वैल्यू कितनी होती है, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से बताएं। दैट वैल्यू इज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। राइट, क्या यही E की वैल्यू है? तो मतलब हमारे पास बेसिकली किसी भी बॉडी पर जो हम चार्ज कैलकुलेट कर पाते हैं ना, वो इस तरह से कैलकुलेट कर पाते हैं, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस ne से। ठीक है, मैं अभी आपको ये भी बता देता हूं सही कैसे लिखा गया होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, पहले हम टॉम एंड जेरी बेचारे जो बैठे हैं उन पर चार्ज हम कैलकुलेट कर लें। तो बताइए माय डियर, टॉम पर चार्ज, तो टॉम पर चार्ज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया ना, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो दैट इज प्लस। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 2, तो दैट इज 2। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। राइट, कितना मिला, दैट इज प्लस 3.2 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। अच्छा इधर आते हैं, अच्छा जेरी पर बताइए, तो जेरी पर चार्ज होगा सर, यहां पर केवल प्लस है, इसने गेन किया है तो सर माइनस हो जाएगा, तो केवल सर माइनस आएगा और सेम हो जाएगा, दैट इज 3.2 माइनस 19 कूलम। डन। तो क्या आपने टॉम एंड जेरी दोनों पर आपने चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कैसे, कैसे, इस Q इक्वल्स टू प्लस माइनस ne से। ओके, n is what, that is the number of electrons, e is what, e is the base charge। डन। चलिए अब आगे बात करें, तो मैं आपको बता देता हूं सही कैसे लिखा गया। ठीक है, देखिए याद तो हुई गया ना आप लोगों को, डेफिनेशन पे भी मैं याद करा देता हूं। ठीक है, उससे पहले कैसे आया उसको थोड़ा सा आप देख लें। बेटा अगर हमारे पास 2 बॉडी है ना, ठीक है, अच्छा मान लीजिए बॉडी ए है और बॉडी बी है, ध्यान से देखिएगा इस बात को। अच्छा हो क्या रहा है, बॉडी ए ने मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जब बॉडी ने ए ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर आ गया माइनस बनी, और इसने लॉस किया तो इस पर आया प्लस बनी। ठीक है, अच्छा अब एक की जगह मानो इसने 2 लॉस किए, तो इस पर कितना आ गया, इस पर आया माइनस 2। भाई इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। अच्छा इसने लॉस किया तो इस पर कितना आया, प्लस 2। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। अच्छा ऐसे में चलता जाऊंगा तो बताइए इस पर कितना आएगा, माइनस ne। अच्छा इस पर कितना आ जाएगा, प्लस ne। तो मुझे बताइए मतलब दोनों बॉडी पर अगर हम लिखें कि भाई चार्ज होगा कितना, तो सिंपली ne तो सेम है, तो प्लस माइनस की बात करनी है, तो मतलब दोनों में चार्ज क्या होगा, प्लस माइनस ne। तो मतलब अब हमें याद रखना है कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, बॉडी पर चार्ज प्लस माइनस ne। डन, अच्छी तरह से, शाबाश। अब एग्जाम में आपको लिखना क्या है, पूछ लिया जाए तो देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द चार्ज ऑन एनी बॉडी, ध्यान से देखिएगा, द चार्ज ऑन एनी बॉडी is the integer multiple, या इंटीग्रल मल्टीपल भी आप बोल सकते हो, is the integral multiple of base charge। मतलब आप किसी भी इंटीजर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो बेस चार्ज के साथ,
और क्या मिल जाएगा आपको, बॉडी पर चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। दोबारा सुन लीजिए, द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेस चार्ज। अगर हम इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी बेस चार्ज के साथ, तो बॉडी पर क्या कैलकुलेट कर लिया जाता है, चार्ज कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद हो गई, ये लिखी हुई है। चार्ज ऑन एनी चार्ज बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज या बेस चार्ज। ओके, तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सारी बातें आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलें। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तैयार है ना आप लोग? अब क्वेश्चन करने से पहले ना मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, ठीक है? वो बात क्या है उसको समझो। ठीक, देखिए हमने अभी तक क्या सीखा? हमने अभी तक ये सीखा है इस प्रॉपर्टी में जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है कि सर किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है ना वो इंटीजर मल्टीपल होता है। मतलब हम इंटीजर वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करते हैं ना बेस चार्ज के साथ तो चार्ज निकल जाता है, लेकिन फ्रैक्शनल नहीं होता सर। कभी भी 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहां थोड़ी चीजें ट्विस्ट करेगी। ठीक है, ट्विस्ट क्या करेगी कि बेटा रेगुलर इन्वेंशन चलते रहते हैं, स्टडी रेगुलर चलती रहती है। क्या है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक्स्ट्रा है। जब आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो एक्स्ट्रा करके लिखिएगा, ठीक है ना? मतलब अब जो हम इसमें पढ़ रहे हैं ना डियर, वो हमारी रेगुलर स्टडी से डिफरेंट है, इसको हमें अलग तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा था? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारे पास चार्ज जो होता है किसी बॉडी पर, वो अभी तक हम इंटीजर बोला करते थे, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी फाइंड हुए हैं जिन पर जो चार्ज है वो फ्रैक्शनल मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल नहीं है, फ्रैक्शनल मल्टीपल है। तो सर इसका मतलब तो गड़बड़ हो गया सर, आपने तो हमें इंटीजर बताया था, यहां तो फ्रैक्शनल आ गया सर, क्या कर रहे हो सर, परेशान हो गए। बात इतनी सी है कि हमें हमारी स्टडी जो चल रही है ना रेगुलर, उसमें हम बात कर रहे हैं इंटीजर की ही। क्वेश्चंस भी जब हम करेंगे ना तो इंटीजर की ही बात करेंगे, लेकिन मैंने बोला आपको अलग से याद रखना है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिन पर जो चार्ज है वो फ्रैक्शनल मल्टीपल है, और फ्रैक्शनल मल्टीपल अगर है तो ऐसे पार्टिकल्स जिन पर चार्ज जो है वो फ्रैक्शनल मल्टीपल होता है, ऐसे पार्टिकल्स को एक डिफरेंट नाम दिया गया, और वो नाम जो दिया गया वो क्या है? क्वार्क। क्या डिफरेंट नाम समझ में आया आपको? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अलग से आपको स्टार बना के लिखना है, एक्स्ट्रा करके लिखना है, और समझ लेना है कि क्वार्क्स आर द पार्टिकल्स व्हिच हैज द फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ बेस चार्ज, नॉट इंटीजर। और फ्रैक्शनल मल्टीपल अगर चार्ज होता है सर, तो हम इसको काम में क्यों नहीं लेते? क्योंकि अगर आपने फ्रैक्शनल को भी ले लिया और उधर से इंटीजर भी ले लिया तो फिर इंटीजर वाली बात अलग हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि उधर तो हम मान के चलने की हमेशा इंटीजर ही रहेगा n, यही क्वांटाइजेशन में पढ़ा हमने, और यहां तो तुरंत हमारे पास फ्रैक्शनल आ जाएगा चार्ज, प्लस माइनस प्लस 2/3 माइनस 1/3, तो ये तो हमारे पास फ्रैक्शन मिल गया। तो बेटा इसीलिए इसको अलग रखा गया है, सेपरेट रखा गया है। हमेशा हमें क्वेश्चन में क्या मान के चलना है? इंटीजर ही मान के चलना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अलग से इसको याद रखना है। तो क्वार्क्स में डेफिनेशन आप लिख लेंगे ना, क्वार्क्स में डेफिनेशन क्या लिखनी है? क्वार्क्स आर द पार्टिकल व्हिच हैज द चार्ज एज फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ बेस चार्ज। ओके, और इसमें कुछ नाम होते हैं, कौन कौन से नाम हैं इनके? जैसे कि हमारे पास बोला जाता है अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप और बॉटम, कुछ ऐसे नाम रखे गए। ठीक है, डिफरेंट, ठीक है ना, नाम रखे गए, कोई ऐसा स्पेशलिटी नहीं है कि भाई स्ट्रेंज है तो ये कोई स्ट्रेंज है। ठीक है ना, मतलब नाम देना था बेटा, कुछ डिफरेंट टाइप के नाम इनको दे दिए गए। अब बात ये आती है कि सर ये होते कहां है सर? हमने तो आज तक सर इनके बारे में पढ़ा नहीं, पढ़ा है कभी? कभी नाम सुना है भाई? अप क्वार्क, डाउन क्वार्क नाम सुना है? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? इसलिए नहीं सुना कि आज तक हमारी स्टडी जो थी वो एटम, एटम में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस, एटम क्या था? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बस यहीं तक थी, यहीं तक थी ना स्टडी, बिल्कुल। इसीलिए आपने इनका नाम नहीं सुना। ठीक है, अब अगर हम इसके भी अंदर जाएं तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास बात करें, हम किसी भी मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक उसके पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो होता है ना बेटा, वो खुद भी किससे बना होता है? कुछ पार्टिकल से बना होता है। और प्रोटॉन जो बना है ना, उन
पार्टिकल्स को ही क्या बोला जा रहा है? क्वार्क। और पार्टिकल किन से बना है? प्रोटॉन। प्रोटॉन बना है दो अप क्वार्क से और डाउन क्वार्क से। ये आपको अभी इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी केवल आपको ये याद रखना है कि क्वार्क वो पार्टिकल है जिन पर चार्ज जो है वो फ्रैक्शनल मल्टीपल है। ओके, इसके अलावा नाम उनके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप ये याद रख लीजिए कि प्रोटॉन जो है वो खुद हमारे पास पार्टिकल से बना है, जिन प्रोटॉन पार्टिकल्स का नाम क्वार्क है। कितने से? दो अप से और डाउन से। इसी तरह से न्यूट्रॉन जो होता है वो किससे बना है? न्यूट्रॉन हमारे पास बना है किससे? देख लीजिए, हमारे पास दो डाउन और एक अप से। ओके, तो ये केवल आपके नॉर्मल, अभी आपको इतना ही ज्ञान बहुत है। ये इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल और पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे। न्यूक्लियस हमारे 12th क्लास में है, तो उसके वीडियो के अंदर आप ये देख पाएंगे कि क्वार्क में थोड़ा सा और आगे स्टडी करेंगे। ओके, अभी तक का ये बात आपको समझ में आ गई। एडिशनल है, एडिशनल तरीके से ही इसको याद रखना है। ओके, हमेशा लेकिन हमें चार्ज जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या लेके चलना है? हमें लेके चलना है प्लस माइनस एंड ई। ओके डियर, क्वेश्चन पर चलें तो अब हम सीधे हमारे क्वांटाइजेशन के क्वेश्चन पर आते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस पर जब हम आए तो हमारे पास मिला क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके थे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, ये क्या बोल रहा है? इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कितने सेकंड में? एवरी सेकंड मतलब 1 सेकंड में। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? टाइम कैलकुलेट करना है। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम? ठीक है, 1 कूलम ऑन द अनदर बॉडी। ओके डियर, तो 1 कूलम उसको अलग कर लेना है यहां से, ठीक है। 1 कूलम ऑन द अनदर बॉडी। अब यहां पर क्या बोला गया है? तो सिंपली हम इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है सर कि 10 की पावर जो 9 है ना सर, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं सर। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। मूव कर रहे हैं वन बॉडी से अनदर बॉडी में कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ओके, अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो कि इतने इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो चार्ज कितना मूव कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन से चार्ज कैसे बनाते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 1.6 into 10 की पावर माइनस 90। 1.6 into 10 की पावर माइनस 90 से जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या निकलता है? क्या चार्ज निकलता है? तो क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 into 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, अब हमने चार्ज में कन्वर्ट कर दिया ना बेटा इसको, तो हम यहां पर लिख रहे हैं कूलम। इतना कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकंड में। ठीक है, अच्छा इसको और थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.6 into 10 की पावर माइनस 10 कूलम सर चार्ज हो रहा है 1 सेकंड में। ये ठीक है, और वापस से वही बचपन वाला, अरे भैया 10 पेन का चार्ज 100 है तो 1 पेन का कितना होगा? 100/10। ठीक है ना माय डियर, दोबारा सुन लो। 10 पेन का 100 है, 1 पेन का कितना होगा? 100/10। जो भी इधर होता है और इसको नीचे ले जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इतना कूलम चार्ज जाने में लगा टाइम कितना? 1 सेकंड। तो बताइए 1 कूलम चार्ज जाने में कितना लगेगा? दिस इज 1/1.6 into 10 की पावर माइनस 10 सेकंड। डन, ये बात आपको समझ में आई? क्या सेकंड का कांसेप्ट समझ में आ गया क्या अच्छी तरह से? राइट, यहां पर हम इसको थोड़ा सा और लिखें तो हम लिख सकते हैं 1.6 into 10 की पावर 10। ठीक है, और सॉल्व करें तो हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी, ये 10 आ गया, एक 10 हम से यहां से ले लेते हैं तो ये 100 into 10 की पावर 9 बच जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.24 into 10 की पावर 9 सेकंड। ओके, ये हमारे पास आंसर सेकंड में आ गया। अच्छा क्या मुझे बताइए आप ईयर में कैलकुलेट कर सकते हैं? ये तो टाइम सेकंड में निकल गया, क्या आप ईयर में कैलकुलेट कर सकते हैं? ईयर में कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 365 से, फिर इसके बाद क्या करेंगे आप? 365 से डिवाइड किया, फिर आप 24 से भी डिवाइड करेंगे इसको, फिर 24 से डिवाइड करने के बाद क्या करोगे आप? 60 आवर में कन्वर्ट करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, फिर क्या करोगे आप? मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर इसको 60 से डिवाइड करोगे, और फाइनली फिर आपका आंसर जो निकलेगा वो किस में निकलेगा? ईयर में निकलेगा। और माय डियर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर ऑलमोस्ट ईयर में आएगा 198 इयर्स। बात आपको समझ में आ गई? एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है तो परेशान नहीं होना, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा? जनरली बच्चा क्या देखता है? सर टाइम का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं सर, क्या करें? भैया फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? चीज तो बेसिक्स ही है ना। ओके चलिए आगे चलें। डन कर लिया आपने?
ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, इसको समझ लो थोड़ा सा, ठीक। देखिए बच्चों, अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या है सर? तो अल्फा पार्टिकल जो है वो है हीलियम एटम। कौन है? हीलियम एटम। हीलियम एटम को क्या बोला जाता है? अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। समझे आप बात? ठीक। अब बात आती है सर हम इससे कैसे कैलकुलेट करें सर चार्ज? हमें तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो सर हम तो चार्ज नहीं निकाल पाएंगे। तो भाई देखते हैं। अच्छा, और प्रोटॉन जो होता है वो क्या है? तो प्रोटॉन हमारे पास, अच्छा हमने ये समझ लिया कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो है वो तो हो गया हीलियम एटम, ठीक है भाई। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 10, 4। अच्छा, प्रोटॉन जो है वो कौन है? प्रोटॉन हमारे पास 1h1, ठीक है, यहां तक बात हुई। अच्छा, अब हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है चार्ज, ठीक है ना, और मास। देखिए पहले मास की बात कर लेते हैं। बेटा ये जो है ना, ये मास नंबर होता है। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन में यहां की बात करूं, इसके पास प्रोटॉन कितना है? 1। और एक प्रोटॉन जो है ना, उसका मास कितना होता है? उसका मास हमारे पास होता है कितना? एक प्रोटॉन का मास हमारे पास है, दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.66 into 10 की पावर -27 kg। So my dear, this is the mass of proton, ठीक है, जो आपको याद रख लेना है, वैसे क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा, ठीक है। पर जैसे अभी पूछ लिया ना, तो बेटा इसी तरह से पूछा जाए तो आपको याद, कम से कम इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का तो आपको याद ही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का आप लिख लीजिएगा, होता है दैट इज 9.1 into 10 की पावर -31 kg, ठीक है, लिख लीजिएगा, याद रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। अच्छा देखिए, तो हमारे पास यहां पर प्रोटॉन कितना है हाइड्रोजन के पास? हमारे पास प्रोटॉन के पास एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1.66 into 10 की पावर -27 kg। अच्छा, अल्फा पार्टिकल जो है उसका मास नंबर कितना है? 4। तो मतलब हमारे पास अगर हम यहां पर बात करें तो हीलियम एटम के अंदर मास नंबर की बात करें तो कितना है? 4। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे मास निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? एक प्रोटॉन के मास से। तो मेरे पास अल्फा पार्टिकल का मास कितना आ जाएगा? दैट इज 4 into एक प्रोटॉन का कितना? 1.66 into 10 की पावर -27 kg। तो ये आ गया हमारे पास मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब मेन जो हमारा काम चल रहा है ना भाई, वो मास का नहीं चल रहा, चार्ज का चल रहा है। अब चार्ज कैलकुलेट करने के लिए फिर आपको एक और बात पता होनी चाहिए, वो क्या? वो इधर देखिए, वो है ये Z, X और E। इसमें Z क्या है भाई? Z है एटॉमिक नंबर, A क्या है? मास नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर हमें क्या क्या बताता है? एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, अगर वो हमारे पास एटम न्यूट्रल है ना, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अगर वो न्यूट्रल है तो, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जब वो न्यूट्रल है। तो यहां पर हमारे पास अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम एटम में पूछा गया है चार्ज। तो अब आप मुझे बताइए, और हीलियम जो अल्फा पार्टिकल होता है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो नेचर क्या आने वाला है? पॉजिटिव। तो अब हम चार्ज निकालने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। तो देखिए चार्ज कितना होगा? तो दैट इज Q इक्वल्स टू हमारे पास होगा, अच्छा नेचर क्या होगा? पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल का। ये अल्फा पार्टिकल कहां मिले थे? ये मिले थे जब हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना आइडिया, यूरेनियम, टाइटेनियम, पोलोनियम, ये हमेशा अपने अंदर से कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। और जो हमेशा अपने अंदर से कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो वो है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे, जो भी हम न्यूक्लियाई चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस हम केवल चार्ज निकालना सीख रहे हैं। तो मुझे बताइए कि अल्फा पार्टिकल जो है हमारे पास, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1.6 into 10 की पावर -19 से। ये लो भाई, तो हमारे पास कितना चार्ज आ गया? हमारे पास आ गया दैट इज +3.2 into 10 की पावर -19 कूलम। खत्म। ये हमारे पास आ गया क्या? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहां पर बताइए, तो यहां पर मेरे पास अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा? तो चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है ना, अच्छा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। याद रखिए प्रोटॉन का चार्ज भी वही होता है, तभी तो दोनों न्यूट्रल होते हैं। अरे अगर किसी बॉडी के पास 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रल
क्यों? क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम होती है। ओके, बस इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मेरी बात कंप्लीट है? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? वेरी गुड माय डियर, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें सर कि जब हमसे पूछ लिया भैया कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आप सिंपली क्या करें, आप ऑब्जेक्ट जो आपको दिए हुए ना ऑप्शंस, उनसे आप सॉल्व करें। कैसे? देखिए, क्योंकि उनसे ही सॉल्व होने वाला है। तो मुझे बताइए, क्या आपने पढ़ा है कि Q इक्वल्स टू NE होता है? मुझे बताइए, क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि Q इक्वल्स टू NE होता है? बिल्कुल होता है सर, Q इक्वल्स टू NE होता है। ठीक है, यहां पर लॉस और गेन की बात नहीं हो रही है, तो प्लस माइनस की बात हम नहीं करें। ठीक ठीक। अब अगर मैं यहां पर बोलूं n इक्वल्स टू, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डियर? दैट इज Q बाय E। अच्छा, इस चीज को ध्यान से देखिए, अगर कहीं पर Q बाय E जो है, अगर उसका रेशो जो है वो अगर इंटीजर आता है तो मतलब वो चार्ज तो पॉसिबल है, और अगर इंटीजर नहीं आता है तो मतलब वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो हम ऑब्जेक्ट से इनसे क्या करेंगे? ऑप्शन से चेक करेंगे। चलिए, सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। देखिए, तो क्या है? n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q बाय E। Q कितना दिया है? 1.6 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19। ओके, ये खलास कितना मिला? 10 की पावर माइनस 18 प्लस 19, दैट इज व्हाट? दैट इज 10 की पावर 1। तो भैया 10 तो इंटीजर वैल्यू है, मतलब ये तो पॉसिबल है। ठीक, चलिए बी पर चलते हैं। बी क्या बोल रहा है? बी हमारे पास देखिए n इक्वल्स टू कितना? दैट इज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। अच्छा भैया, ये तो पूरा खलास हो गया, पूरा खलास हो गया, तो 1 बचा। भैया ये भी इंटीजर वैल्यू है, ये भी पॉसिबल है। थर्ड चेक करते हैं भैया सी। सी क्या बोल रहा है? सी हमें बता रहा है n इक्वल्स टू कितना? n इक्वल्स टू है दैट इज 1.6 into 10 की पावर माइनस 20 अपॉन 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। ये हो गया छकास, कितना मिला? 10 की पावर माइनस 1, मतलब 1/10, और 1/10 भैया फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। तो मतलब कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? कौन सा नहीं है? ये वाला। आंसर इज सी। डन। आप समझ गए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था? ऑप्शन से करना था। ओके, मेरी बात, आई होप आपको मेरी बात कंप्लीटली समझ में आ गई। ठीक, चले आगे। चलिए, अब हम ले रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, सुपरस्टार क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट को नहीं आता, ये उसी को आएगा डियर जिसने प्रैक्टिस की है। और इसी क्वेश्चन की तरह से हम इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी के और डिफरेंट अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एनसीईआरटी में भी एज इट इज। अब बात ये आती है, और आपको याद क्या रखना है अगर एज इट इज क्वेश्चन आ जाए तो? आपको याद ये रखना है कि हमेशा एक कप के अंदर ना वाटर जो आता है ना बेटा, वो अप्रॉक्स आता है हमारे पास 250 ग्राम के आसपास। ये स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तब तो बहुत ही अच्छी बात, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया ना तो आपको इसको एज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे, हिला ही नहीं पाओगे क्वेश्चन को, आप छेड़ नहीं पाओगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए? चलिए, तो भाई हम अब हमने देख लिया कि सर 250 हमें याद रखना है, एज्यूम करना है। ठीक है, या तो क्वेश्चन में देगा या नहीं देगा तो मान लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमें सर बेसिकली हम अगर इसको देखें तो हमारे पास एक कप के अंदर वाटर दिया है, कितना कितना दिया है? 250 ग्राम। ये और सर इस वाटर के अंदर ना इसमें कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है सर, हमें वो कैलकुलेट करना है। यही क्वेश्चन है हमारा, है ना। अब मुझे आप बताइए कि हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर ले कब? अगर हमें क्या पता हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात आप समझे? हमने अभी तक यही सीखा है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है तो हम उसको सीधा ई से मल्टीप्लाई करते हैं और चार्ज निकाल लेते हैं।
अब इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन तो हमें दिख नहीं रहे कहीं पर, तो हमें कुल मिला के, अच्छा अगर हमें इस तरह की चीज मिल गई, अच्छा हमारा आंसर जो आएगा वो यही होगा ना, प्लस माइनस एन। अच्छा एन क्या होगी डियर? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां कहां? इन 250 ग्राम कप ऑफ वाटर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम से, और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हमारी अब जो रिसर्च होगी सर वो बेसिकली इस पे होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने पर। ठीक है, देखिए बेटा, अगर आपको लगता है, चाहे वीडियो थोड़ा देखो यार, थोड़ा देखो लेकिन सटीक तरीके से देखो, प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए। ठीक है ना, चाहे वीडियो को आप 4 बार टुकड़ों में तोड़कर देख लो, ठीक है ना, पर क्या करना है, बिल्कुल सटीक तरीके से कॉपी पेन साथ में रखने हैं, नोट्स प्रिपेयर करते चलना है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या सीखा? तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं इस 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हमें केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए, फिजिक्स के अंदर सब, फिजिक्स में आपकी केमिस्ट्री भी आएगी, ठीक है ना। अच्छा बायोलॉजी, अच्छा बात आती है सर बायोलॉजी, तो फिजिक्स में, बायोलॉजी में तो कोई रोल है नहीं सर फिजिक्स का। भाई बायोलॉजी में जो आप चीजें देख रहे हो ना माइक्रोस्कोप से, वो माइक्रोस्कोप किसका है? माइक्रोस्कोप में क्या काम आती है? वो फिजिक्स ही तो है हमारे, है ऑप्टिक्स। जब हम पढ़ेंगे ना स्पीड ऑफ लाइट, हम लाइट को डिस्कस करेंगे तो वहां माइक्रोस्कोप भी पढ़ेंगे, तो बेसिकली सबके अंदर फिजिक्स आने वाली है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है? वो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है बेटा, दैट इज मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। यही होता है मेरे बच्चों, बिल्कुल ठीक। अब इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं इस 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर एक वाटर जो है उसका मॉलिक्यूल जो H2O होता है ना, हम चाहते हैं कि इसके अंदर H2O के कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले सर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना हो जाएगा? मास, मास बताइए कितना दिया है? 250 अपॉन मोलर मास। एक 1H2O का मोलर मास कितना होगा भाई? H2O मोलर मास बताइए, हाइड्रोजन 1 और 1 दैट इज 2। अच्छा ऑक्सीजन का 8, अरे 8 तो एटॉमिक नंबर है, 16 कितना हुआ? 16। टोटल एक H2O का मोलर मास कितना हुआ? 18। समझ गए आप? तो हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकालना चाहते हैं कि इसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O हमने निकाला 250 अपॉन 18 इनटू क्या करना है? दैट इज 6.02 इनटू 10 की पावर 23। ओके डियर, क्या ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आपने निकाल लिए? बहुत अच्छी बात, हमने निकाल लिया सर इस कप के अंदर H2O के इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, अब बात आती है कि H2O के मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचना है। तो अब मुझे आप बताइए कि एक H2O जो है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, 1H2O जो है, 1H2O हैज, एक H2O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? 1H2O के पास कितने इलेक्ट्रॉन? ये लो, हाइड्रोजन 1 और 1 2। अच्छा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एटॉमिक नंबर 8 ना, तो दैट इज 8। तो टोटल कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक H2O के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 10। बात समझे आप लोग? तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं? 1H2O हैज 10 इलेक्ट्रॉन। अगर एक H2O के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो इस 250 ग्राम ऑफ वाटर में एक ही H2O का मॉलिक्यूल है या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं? सर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। कितने सारे मॉलिक्यूल हैं H2O के? सर इतने सारे सर, ये रहे। तो मतलब एक H2O के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन? इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अबे यही तो चाहिए था। तो क्या किया हमने? हमने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 250 ग्राम कितना हो जाएगा बेटा? तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा कि हम इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो 250 अपॉन 18 इंटू
into 6.02 into 10 की पावर 23 into 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात आप समझ गए? तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमें मिले हैं कहां? अब कहां मिले हैं? हमें मिले हैं पूरे 250 ग्राम वाटर के अंदर। और मुझे बताइए, अगर आपको 250 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना होगा यार? तो कितना होगा? तो डायरेक्ट हमारा आंसर अब आ गया है कि सर हमारा जो आंसर होगा वो हमारा होगा कि दैट Q इक्वल्स टू ना प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया सर, कितने हैं? ये रहे। तो देखा, तो दैट इज 250 अपॉन 18 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। और मेरे लाडले बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा 1 पॉइंट, इसको क्या करते हैं, कुछ और कलर से काम में लेते हैं, तो आंसर आएगा बेटा 1.338 इंटू 10 की पावर 7 गुलाम। समझे आप? तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, अच्छी तरह से आप समझ गए। सो दिस इज अवर आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। एक बार फटाक से मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले क्या बोला गया? हमें बोला गया था हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर दिया गया है, 250 ग्राम वाटर है उसके अंदर। हमें निकालना था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना होगा उसके अंदर। ठीक है, नेट तो क्या होगा? न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव न्यूट्रल है वो। अबे न्यूट्रल नहीं हो तो पी कैसे पाओगे? समझ गए? ठीक। अच्छा, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं H2O के, क्योंकि एक H2O होता है H2O, एक वाटर कितना होता है मॉलिक्यूल H2O। तो हमें कैलकुलेट करना था कि H2O के कितने सारे मॉलिक्यूल हैं। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि सर H2O के कितने सारे मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब एक H2O के मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन? सर 10। तो भाई पूरे H2O के मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन? मल्टीप्लाई बाय 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए तो सर हम चैंपियन है किसमें? अगर इलेक्ट्रॉन है तो सीधा ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, और हमारा आंसर हम निकाल लेते हैं। और शाबाश, यही तो करना है। समझ गए मेरे लाडलू? अच्छी तरह से डन। तो ये हुआ आपका पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसमें हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आप और कुछ नई बातें सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए माय डियर खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।